हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4, जो कि है की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब आज हम लोग देखने वाले हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऐसे कौन से एलिमेंट है जिससे पता लगेगा कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ओके जी, कि जैसे कि अगर कोई हमारे जो इंडिया है, इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी कंट्री। ओके, डेमोक्रेटिक कंट्री। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है? तो आज अभी हम लोग एक साउथ अफ्रीका का एग्जांपल देख रहे हैं। बुक से ही बता रही हूँ मैं आपको कि पहले जो बहुत पहले ना साउथ अफ्रीका में 1994 के पहले साउथ अफ्रीका में रेसिज्म चलता था। इसका मतलब ये होता है कि लोगों को जज करते हैं, लोगों के खिलाफ में ओपिनियन अलग अलग बायस्ड ओपिनियन रखते हैं उनके कलर, स्किन कलर के हिसाब से। ओके, तो पहले क्या है, वहाँ पे साउथ अफ्रीका में उनके खुद के लोग रहते थे जो कि प्योरली ब्लैक होते थे। कुछ इंडिया के आए हुए लेबर्स और ट्रेडर्स होते थे जो कि थोड़े शेडिश होते थे, ब्राउन शेड में होते थे। और जो बाहर से लोग आए हुए थे वहाँ पे फॉरेनर्स, वो वाइट कलर के होते थे जो कि यहाँ पे सेटल होने के लिए आए थे, फेयर स्किन के होते थे। तो ऐसे ही एक दिन क्या होता है ना, माया नायडू एक छोटी सी बच्ची है जो कि 11 ईयर्स की है। वो अपनी मम्मी के साथ रहती है और वो है ना अपनी मम्मी को एक ना बॉक्स है बहुत ही पुराना, उसको हेल्प करिए क्लीन करने में। तो वहाँ पे वो देखती है कि एक स्क्रैप बुक है जिसमें एक पिक्चर है और वो एक न्यूज़ आर्टिकल में कुछ लिखा हुआ है। तो वहाँ पे एक बच्चा था, वहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स थी, लेकिन वो एक यंग बच्चे की पिक्चर देखती है जो कि अराउंड 15 to 16 ईयर्स का होगा, 15 ईयर्स का था वहाँ पे। तो वो अपनी मम्मा से पूछती है कि ये जो बॉय है वो कौन है। तो उसकी मम्मी जो है ना वो गुस्से में ऐसे बता रही होती है कि ये हेक्टर पीटरसन है और इसे जो है पुलिस ने गोली मार दी थी, तो ये ख़त्म हो गया था, इनकी मौत हो गई थी। तो माया ना बहुत शॉक्ड हो जाती है। फिर वो अपनी मम्मी से पूछती है कि क्यों, मतलब हमें अंदर से ऐसे क्यूरियोसिटी आती है ना कि मतलब क्या हो गया था, क्यों हुआ था। तो वैसे ही माया एक छोटी सी बच्ची है जिसके मन में बहुत क्यूरियस है वो, तो उसके मन में भी ये क्वेश्चन आया कि क्यों। वो पूछती है अपनी मम्मी से कि क्यों मार दिए थे उसको। तो फिर उसकी मदर जो है, उनकी मदर जो है एक्सप्लेन करती है कि साउथ अफ्रीका में पहले क्या था, अपार्थाइड लॉ था। मतलब ये क्या होता है कि लोगों को जज करना उनके स्किन कलर के हिसाब से, वाइट लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। तो वो ऐसे बता रहे थे। तो वहाँ पे क्या होता था ना, पहले साउथ अफ्रीका डिवाइड था वाइट पीपल में, ब्लैक पीपल में और इंडियन पीपल में, डिफरेंट डिफरेंट कलर के रेसेस के हिसाब से। तो उससे रेसिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि एक पार्ट देख लेते हैं कि रेसिज्म का वहाँ पे कैसे लोग, जैसे कि हॉस्पिटल, वाइट लोगों के लिए अलग हॉस्पिटल्स थी, ब्लैक लोगों के लिए अलग हॉस्पिटल्स थी। वाइट लोगों का जो हॉस्पिटल्स या फिर कॉमन जो फैसिलिटीज़ लोगों को मिलती थी वहाँ पे, जो मिलनी चाहिए वो बहुत अच्छे से होती थी मैनेज। लेकिन जो ब्लैक लोगों की होती थी वो बहुत अलग होती थी। जैसे कि अगर कोई एम्बुलेंस है तो वो सिर्फ वाइट पीपल के लिए होगी, ब्लैक पीपल के लिए नहीं होगी। अगर कोई उन्हें ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, सपोज़ उन्हें ट्रेन या बस यूज़ करना है, तो बहुत मुश्किल से उन्हें वहाँ जगह मिलती थी, और मिलती भी थी तो वो कॉमन वाइट पीपल लोगों के साथ में नहीं बैठ सकते थे। और वहाँ पे वो जो वाइट पीपल लोग थे, जो थे, उन्हीं को सिर्फ वोट करना अलाउड था और ब्लैक पीपल लोग को वोट करना अलाउड नहीं था। और सारे जो रिजर्व्ड कैटेगरी थी वो सारे वाइट पीपल के लिए थी, नॉन वाइट पीपल के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ पे जो लैंड अवेलेबल थे वो सिर्फ वाइट लोग ही ले सकते थे और ब्लैक पीपल नहीं ले सकते थे। तो ऐसे क्या है, इतना ज़्यादा डिफरेंस था वहाँ पे, इतना लोग इंसल्ट महसूस करते थे, इतना लोगों के साथ भेदभाव होता था, इतना उनको डिफ्रेंशिएट कर देते थे। तो इसमें क्या है ना, एक बच्चा रहता है, वही हेक्टर पीटरसन जिनके हम बारे में अभी उसकी मम्मी बता रही थी। तो वो क्या रहता है ना, वो भी उनको, मतलब पहले क्या था कि वो छोटा 15 ईयर्स का बच्चा था, तो उसे क्या बोलते थे वो जो वाइट लोग थे, तो वहाँ की जो वाइट गवर्नमेंट थी, तो तब वहाँ पे बोलते थे कि तुम लोग जो है ना इंग्लिश को सीखो, तुम लोग अपनी भाषा नहीं सीख सकते। तो फिर इसी के लिए उन लोगों ने उन्हें अच्छा नहीं लगा, उनका ओरिजिन ही है, उनका जो नेचुरल लैंग्वेज है, जो उनका मदर टंग है, वो जुलू था वहाँ पे साउथ अफ्रीकन के पीपल का। तो फिर वो चाहते थे कि वो लोग जुलू ही सीखें, जुलू में ही पढ़ाई हो। लेकिन जो वाइट पीपल थे उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने क्या है, इनके उनके खिलाफ एक्शन लिए बहुत सारे, वहाँ पे फायरिंग चालू कर दिए। तो इन्हीं बहुत सारे लोग गए थे, वैसे तो सिर्फ हेक्टर पीटरसन ही गया था, लेकिन गोली हेक्टर पीटरसन को लगी थी और उन्होंने बहुत बेरहमी से उसको मार दिया था। और ये कब की बात है, 16 जून 1976 की। फिर इसके बाद क्या होता है कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनती है, जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल बहुत सारा ग्रुप बनाते हैं और वो लोग जो बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत लड़ाइयाँ लड़ते हैं अपार्थाइड सिस्टम को हटाने के लिए।
और इन्हीं में से जाने-माने सबसे ज़्यादा जो नोन लीडर हैं वो है नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को हटाने के लिए बहुत बार, बहुत सारी और बहुत दिन तक, मतलब बहुत लॉन्ग स्ट्रगल करने के बाद उन्हें सक्सीड मिलते हैं। वो कई बार तो जेल भी जा चुके होते हैं, तो उन्हें ये सक्सीड मिलती है 1994 में। अब आप लोग देख सकते हो कि 1976 से भी, जब वो उसके पहले से ही था, लेकिन जब हेक्टर पीटरसन गए फिर उसके बाद 1994, इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद वहाँ पे जो है एक ये जो अपार्थाइड सिस्टम को हटाया जाता है और वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री को इस्टेब्लिश किया जाता है, मतलब वहाँ पे एनफोर्स किया जाता है कि अब ये है डेमोक्रेटिक कंट्री लग गई है। अब यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं, अब वो रेसिस के हिसाब से अनइक्वल, उनको अनइक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा। अब सारे के सारे इक्वली ट्रीट होंगे, कोई भी इनके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करेगा। और वो जो है, जैसे हमारे इंडिया में है ना डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वहाँ पे भी डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाती है। नेल्सन मंडेला की बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद और उनके बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल थे जो ये सब लड़ाइयाँ लड़के ये सारे जो अपार्थाइड सिस्टम को हटाते हैं। अब तो हमने ये देख लिया कि साउथ अफ्रीका में क्या चल रहा था और डेमोक्रेटिक कंट्री को कैसे लाया गया, मतलब कंट्री को डेमोक्रेटिक कैसे बनाया गया। अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक्चुअली में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है। उसकी की एलिमेंट्स, तो फर्स्ट उसका एलिमेंट है वो ही पार्टिसिपेशन। हम जानते हैं कि हमारे देश में रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस इन द सेंस कि हम अपने जो नेता है, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उनको हम खुद चुनते हैं ताकि वो हमारे लिए डिसीजंस ले पाएँ। और वो ध्यान में रख कर डिसीजंस ले कि वो जो डिसीजंस ले रहे हैं वो पीपल के लिए ले लो, और पीपल ने ही उन्हें इलेक्ट किया है। और पीपल इंटरेस्ट भी रखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करे। आप देखते होंगे आपके घर में न्यूज़ वगैरह चलते रहते हैं, सबके घर में न्यूज़ चलते रहते हैं, तो इससे समझ में ये आता है कि लोगों का इंटरेस्ट है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे कर रही है, ये सब देखने में और समझने में। ओके, तो फिर आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे कि हमारे जो इंडिया है ना, उसमें 5 साल का के लिए कोई भी इलेक्ट होता है। ओके, और ये फिक्स्ड है सबके लिए। अगर किसी को हम लोग वोट करें, हर 5 साल में हम लोग वोटिंग देते हैं। वोटिंग देने के बाद कोई एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है और वो 5 साल तक गवर्नमेंट मतलब रह सकते हैं। अगर उसके बाद उसको और वापस से कंटिन्यू करना है तो उनको जो है री इलेक्ट होना पड़ेगा पीपल के द्वारा। पीपल को फिर से उन्हीं को ही वोट देना पड़ेगा। अगर वो उन्हीं को ही वोट मिलता है पूरा, तो फिर वो गवर्नमेंट बन जाते हैं। ओके, तो ये एक जगह है जहाँ पे हमें पता चलता है कि लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट इन द सेंस, पार्टिसिपेट वो लोग गवर्नमेंट बनाने में कर रहे हैं, वो लोग वोट कर रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि वोटिंग कर रहे हैं तो वो लोग जो है बहुत, उनके अंदर में एक सेंस है कि हम लोग डेमोक्रेटिक हमारा एक देश है और हम लोग इसके लिए अपने जो है गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो हर 5 साल के बाद हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। तो पार्टिसिपेशन मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो चूज़ करते हैं वो हमारे द्वारा ही दिया जाता है। तो ये होता है पार्टिसिपेशन। ओके, अब क्या, पार्टिसिपेशन ही एक ऐसा तरीका है जिससे हमें पता चल पाए कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या डेमोक्रेटिक का एलिमेंट है? नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोसेस है जिसके अलावा, जिससे हम लोग दिखा सकते हैं कि हम लोग एक पार्टिसिपेट करें, मतलब एक की एलिमेंट है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। ओके, तो पहले हम लोग ने देखा कि फिक्स्ड 5 ईयर के लिए कोई भी गवर्नमेंट रहती है। उसके अलावा क्या होता है, क्योंकि हम उन्हें वोटिंग देते हैं, फिर वोटिंग के थ्रू हम लोग जो वोट दे रहे हैं वो लोग, फिर उससे वो लोग गवर्नमेंट बनती है। लेकिन इसके अलावा ये होता है, बिसाइड दिस, इसके अलावा हम देखते हैं कि लोगों का बहुत सारा इंटरेस्ट रहता है कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है। अगर वो अच्छे से काम नहीं करती, लोगों को लगता है कि नहीं वो अच्छे से काम नहीं कर रही, तो वो लोग उसे टाइम आने पर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। ऐसे ही 2005 में हुआ था कि गवर्नमेंट ने अचानक से क्या किया थे कि जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी का बिल था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिए थे। तो इससे क्या है, लोग इससे बहुत ज़्यादा नाखुश थे। वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि ऐसा हो, क्योंकि वो तो गलत है ना कि अचानक से कोई कैसे इतना बढ़ा सकता है। तो फिर क्या है, इसमें डिसअप्रूवल उनका था, तो वो लोग ने रैली निकाले, बहुत सारे सिग्नेचर कैंपेन, क्या होता है ना, वॉल पे सब साइन करते हैं तो सिग्नेचर कैंपेन बोलते हैं। तो अपनी दिखाते हैं कि हम लोग यूनिटी में आके आपके खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो यही होता है, बहुत सारी रैलीज निकलती है। और गवर्नमेंट, मैंने पहले वाले चैप्टर में बताई थी कि गवर्नमेंट कुछ भी चीज़ करती है तो उन्हें एक्सप्लेन करना रहता है और अपने डिसीजन को उनके सामने रखना पड़ता है और उन्हें अपने पीपल के ओपिनियन को सुनना पड़ता है। ओके, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ बहुत सारी प्रोटेस्ट होगी और वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के पार्टने में नहीं आएंगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट को हर एक चीज़ को बताना पड़ता है। अगर वो कुछ भी चीज़ करे, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, तो वो उन्हें अपनी पीपल को बताना ही पड़ेगा, उनको उनका ओपिनियन लेना ही पड़ेगा। ओके, तो जब ये सब हुआ
जब उन्होंने सडनली जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल को इंक्रीज़ कर दिया, तो लोगों ने अपना डिसअप्रूवल दिखाया रैलीज़ और सिग्नेचर कैंपेन के थ्रू। फिर उन गवर्नमेंट को है अपना डिसीज़न चेंज करना पड़ा, क्योंकि ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था पीपल के खिलाफ में। और ये जो है पीपल उनका रिस्पॉन्सिब और ये जो सारे जो पीपल है, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबल है कि वो पीपल का सुने और उनके ही हक में उन सारी चीज़ें करे। तो ये सारी जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए, फिर उसके बाद उनको जो है सारे जो भी उन्होंने बनाया था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को बहुत इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, उस जो डिसीज़न को चेंज कर दिया गया। अब आगे देखते हैं। अब क्या यही वे है? नहीं, ये वे नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे वेज़ हैं जिसके थ्रू हम लोग अपना जो व्यू है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है या फिर ये चीज़ बहुत गलत हो रही है। तो गवर्नमेंट को जो है समझना और सोचना पड़ेगा एक्शन लेने के पहले, क्योंकि जब अगर ऐसा होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, धरनास पे बैठ जाते हैं, रैलीज़ निकालने लग जाते हैं, बहुत सारी हड़ताल करने लग जाते हैं, सिग्नेचर कैंपेन और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो लोग करने लग जाते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। ओके, तो अगर अगर कोई भी चीज़ गलत हो रही है, उनके साथ अनफेयर हो रहा है या फिर वो अनजस्ट नहीं है, मतलब वो अनजस्ट है, तो फिर वो जो सारे जो लोग हैं वो एक साथ मिलकर फिर ये सब काम करते हैं। इसके अलावा जो है न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और टीवी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है गवर्नमेंट की इश्यूज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाने का। और लोग अगर खुश नहीं है तो उसको भी दिखाने का, अगर गवर्नमेंट कुछ करे तो उसे भी दिखाने का। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स और टीवी के चैनल्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये वो लोग दिखाते हैं। ओके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल पाए। अगर हम एक कंट्री में रह रहे हैं, कोई भी कंट्री हो, और फिर वहाँ के पीपल को अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और आपको इंटरेस्ट होना चाहिए ना कि मतलब कंट्री कैसे रन कर रही है। और मतलब अगर आपको पता चलेगा कि कंट्री कैसे रन कर रही है, क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है, क्या चीज़ बन रही है, क्या चीज़ टूट रही है, और क्या चीज़ की प्राइस ज़्यादा कम हो रही है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ जो होते हैं, ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, अगर इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो इससे क्या होगा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर जैसे कि आपके स्ट्रीट में अगर कोई रैली निकल रही है, तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि यार ये लोग टाइम पास के लिए रैली निकाल रही है। नहीं, आपको वहाँ पे देखना है, आपको पूछना है कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हम लोग ने प्रोटेस्ट किया है, क्यों, मतलब उनको क्या दिक्कत हो रही है, क्या चीज़ की समस्या है। तो आपको क्या है, इससे अलर्टनेस आएगी, आपको इंटरेस्ट आएगा और आपको सही और गलत की पहचान होगी और आप में भी हिम्मत आएगी कि आप, अगर आपके साथ कोई गलत हो रहा है तो आप जाके आगे प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि आपके साथ ऐसे बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े होंगे। ये तो ट्रू है कि हमारे द्वारा ही जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इलेक्ट होते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्ट होते हैं। लेकिन ये सच नहीं है कि सारे सेक्शन, सारे जो माइनॉरिटी जो ग्रुप्स है, या फिर वो अगर कोई दलित है या आदिवासी या फिर कोई वुमेन है, अगर वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं कि बहुत सारे लोग जो है पीछे छूट जाते हैं। तो हमें उनके साथ सोशल जो चीज़ें हैं, सोशल मूवमेंट्स लाकर उन लोग को भी अपलिफ्ट करना चाहिए, जैसे बाकी लोग अपलिफ्टेड हैं, तो उनको इक्वली लाना चाहिए। तो इसी से पता चलता है, अगर हम लोग सोशल मूवमेंट्स वगैरह निकालते हैं तो इससे भी पता चलता है कि कैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में तो सारे लोगों को इक्वली राइट दिया जाता है। तो हम उनको इक्वली अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो इससे भी पता चलता है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस वे में। ओके, तो इसलिए बहुत सारे जो रिजर्वेशन वगैरह होते हैं वो इन्हीं लोगों के लिए होते हैं, जो वुमेन वगैरह लोगों के लिए, जो सिक्योर रहते हैं, जो रिजर्व रहते हैं, वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाए और सारे के सारे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए। तो इससे एक डेमोक्रेटिक कंट्री शो होती है। ओके, अब अनदर जो की एलिमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, वो ये है कि नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। जैसे कि माया की स्टोरी में हो रहा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रही थी, तो उससे क्या है, वॉयलेंस और डेथ लगना चालू हो गया था। क्योंकि देखो वो सब जो हो रहा था ना, जैसे कि उन्हें जुलू बोलना था, लेकिन बाहर के जो ब्रिटिश लोग थे वो लोग चाहते थे वो लोग इंग्लिश सीखे। तो इससे क्या होता था ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉयलेंस क्रिएट हो गया था, लोगों के बीच में झगड़ा जो होना चालू हो गया था, जिससे जो है वो अंग्रेज़ लोगों ने फायरिंग करना चालू कर दिया, तो वो डेथ कॉज भी हो गया। तो ये क्या है ना, हमें जो है, क्योंकि जो ब्रिटिश रहते हैं उनके पास पूरा राइट रहता है कि वो लोग जो है दूसरा ग्रुप जो उनके खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहा है, अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, वो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास पूरी राइट है। तो फिर इसी से जो है वो हेक्टर पीटरसन की भी डेथ हो जाती है, क्योंकि उन लोग को तो ऐसा कुछ रिजर्व नहीं मिल रहा होता है, ऐसा कुछ प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा होता है।
और कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से होती है? जैसे अगर कॉन्फ्लिक्ट अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हो सकता है या रिलीजन हो सकता है या रीजन्स या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो सकता है, जैसे कि रिच पुअर या फिर मुस्लिम हिंदू, या फिर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हो सकते हैं, स्किन कलर हो सकते हैं, या फिर लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है, उनकी कम्युनिटी बहुत अलग है, तो उनमें क्या एक सेंस आ जाता है डिफरेंस का। तो इससे क्या है, वो लोग एक दूसरे को उतना रिस्पेक्ट नहीं दे पाते जितना वो लोग को देना चाहिए। तो फिर इससे क्या है, डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है एक दूसरे के बीच में, और ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं। और पीपल जो है, इससे फिर इनके बीच में क्या आ जाता है, वॉयलेंस आ जाता है, ताकि वो अपने अपने जो उनके बीच में जो उनका खुद का नेचुरल जो चीज़ है वो उसको रखे रह पाए। और उनका जो है मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब मैं पतला हूँ तुम मोटे हो, तो मतलब मैं ठीक हूँ और तुम गलत हो, तो इसके खिलाफ मैं अपने आप को रखने को, अपने आप को अच्छे से बताने को छोड़कर अपने आप को अच्छे से अपने बताती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या लड़ रही हूँ आगे वाले इंसान की, कि मैं अच्छी हूँ और तुम गलत हो, मतलब मैं पतली हूँ तो मैं ठीक हूँ और तुम मोटे हो तो तुम गलत हो। तो ये जो सेंस आ जाता है ना, फिर उससे लड़ाइयाँ चालू हो जाती है, लोगों के बीच में टेंशन आ जाता है, फियर आ जाता है लोगों का एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा। मतलब अगर वो लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में रहेगा ना कि आगे कितनी बड़ी लड़ाई आ जाएगी। तो बहुत सारा टेंशन भी आ जाता है वो दोनों को एक दूसरे के बीच में रहकर, और जो उनके साथ आसपास एरिया में रह रहे हैं उनके बीच में भी आ जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ इश्यूज़ होने लगते हैं, तो गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि अगर कहीं पे भी ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो वो लोग इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे, उनको ये झगड़े को सॉल्व करना होगा। ओके, तो जैसे कि क्या होता है ना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें बेसिक रूल जो है स्टेप मतलब कर दिए गए हैं कि ये जो सारे रूल है सबको मानने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को भी और वहाँ पे रहने वाले पीपल्स को भी, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स है या फिर डिफरेंस है वो सारे जो है रिजॉल्व हो पाए। ओके, तो कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से आ सकती, मैंने बताया था वो रिलीजन कास्ट वगैरह के बेस पे भी आ सकती है और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के भी वजह से आ सकती है। लेकिन और भी क्या रीजंस होते हैं कि रिलीजन प्रोसेसन होते हैं या सेलिब्रेशन होते हैं, लोगों को ये गलत लग रहा होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भगदड़ होने लग जाती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन रोल जो है पुलिस का होता है, ताकि वो ये सारी चीज़ में देख पाए कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि जिससे लोगों के बीच में झगड़ा चालू हो जा रहा है, ऐसा कुछ हो जा रहा है जिससे लोगों को, आस पास के लोगों को तकलीफ़ होने लग रही है। ओके, तो अगर यहाँ पे वॉयलेंस होना चालू हो जा रहा है तो पुलिस यहाँ पे सबसे मेन रोल करती है, और उनके पास सारे जो पावर होते हैं कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो किसी से भी जेल में डाल सकती है, या फिर कोई कोई भी ऐसे उनके ऊपर फ़ाइन लगा सकते हैं। ओके, वो इंश्योर करती है कि वहाँ पे रहने वाले लोगों में ऐसा कोई भी तकलीफ़ ना हो। तो ये सारे जो रिलीजियस प्रोसेशन या फिर सेलिब्रेशन होते हैं तो वहाँ पे ऐसी दिक्कतें ना आए, तो ये भी एक गवर्नमेंट करती है। तो अब हम इस एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स और किस वजह से आती है, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ था ना। रिवर जो है, दो स्टेट के बीच का एक सोर्स था, जो कि एक रिवर है कावेरी। कावेरी रिवर है ना, वो दो स्टेट के बीच में बहती है, कर्नाटक में और एक तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये जो है ये एक ऐसा सोर्स बन गया था कॉन्फ्लिक्ट्स का। कैसे बन गया था ये हम आगे देखने वाले हैं। तो ये रिवर ना दोनों स्टेट में बहती है, लेकिन क्या होता है कि ये जो है स्टेट में बहनी, तो कर्नाटक में भी पानी जा रहा है और तमिलनाडु में भी पानी जा रहा है। तो इसमें क्या है, दोनों में जो पानी है, जो कावेरी नदी है, वो जो है वो रिवर का पानी दोनों स्टेट में जा रहा है। तो वहाँ पे क्या, दोनों स्टेट ने अपना अपना डैम बना के रखे हैं। तो कर्नाटक ने अपना डैम बनाया है कृष्णा राजा सागर के नाम से, और जो तमिलनाडु में जो डैम बना हुआ है वो बना हुआ है, एक मिनट ना, मित्तूर डैम। ओके, तो ये जो डैम है ना, कर्नाटक का जो डैम है, वो डैम को पानी क्या है, डैम जो है पानी को रोक के रखता है। तो इससे क्या है, इससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। तो वहाँ पे कर्नाटक में क्या है कि ये जो पानी आ रहा था कावेरी रिवर का, वो बहुत सारे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहा था, बेंगलुरु की सिटी में जा रहा था। तो इससे क्या है, वहाँ पे डैम बन गया था, तो वो लोग पानी रोक कर रखे थे। और इधर क्या है, यहाँ पे तमिलनाडु में भी पानी की ज़रूरत थी, वो लोग भी अपने डैम बना कर रखे हुए थे कि वो जो है क्रॉपिंग के लिए, मतलब एग्रीकल्चर के लिए, वो लोग ये जो रिवर का जो पानी है उसको यूज़ करते थे। तो इससे क्या है, लोगों के बीच में ये जो दोनों देश दोनों स्टेट है, उन दोनों के बीच में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट बैठ जाता है कि ये पानी तो हम यूज़ करेंगे, ये पानी तुम यूज़ करोगे। तो गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि वो लोग अब एक एक तरफ तो हो नहीं सकती, गवर्नमेंट को एक साफ इंसाफ साफ जो है
इंसाफ करना पड़ेगा। तो इससे क्या है, जस्टिस मिलना चाहिए दोनों को। तो गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया मतलब ताकि दोनों के साथ में इक्वली पानी शेयर हो, किसी के भी साथ ऐसा बायस ना हो कि इसको ज़्यादा मिल रहा है उसको ज़्यादा मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो पानी है वो दोनों स्टेट में इक्वली जाए, इसके खिलाफ बहुत सारे रूल्स बनाए और इसमें फेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया ताकि वो दोनों स्टेट के लिए वर्क कर पाए। तो रिवर भी एक कॉन्फ्लिक्ट का वो हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है जिसे हमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, और ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब जो थर्ड जो है की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो ये है कि सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, तभी उनके साथ उनको जस्टिस मिलेगा। इसका मतलब क्या है, देखो जहाँ पे अगर जस्टिस है ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अनइक्वलिटी ख़त्म कर दिया गया है। जैसे कि हमने सुना था पहले अनटचेबिलिटी के बारे में, जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी फेस किया था। तो इस और ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने फेस किया था। तो वो क्या है, अगर सारे के सारे लोग उन्हें इक्वल मानने लगेंगे, अपने साथ मिलाने लगेंगे, जैसे कि वेल का पानी पीने देंगे, उन्हें टेंपल के अंदर एंटर करने देंगे, उन्हें अपने साथ बैठाएंगे, तो इससे क्या है, वो इक्वल इक्वल उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे, इक्वल उनके साथ रह रहे, इक्वलिटी के साथ रह रहे हैं वो लोग। तो इससे क्या है, उन लोग को जस्टिस मिली। जैसे कि गर्ल और बॉय का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अगर गर्ल है, गर्ल को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करने दिया जाएगा। जैसे कि सपोज़ अगर उनको एजुकेशन का हक़ नहीं है, उन्हें राइट टू वोट का हक़ नहीं है, तो उन्हें राइट टू प्रॉपर्टी का हक़ नहीं है। तो इससे क्या, हम उनको ना अनइक्वल कर रहे हैं, उन्हें डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं। तो जब तक हम उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे, उन्हें राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी का हक़ नहीं देंगे, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारे डिसीजन जो है सिर्फ मेल ले सकते, फीमेल नहीं ले सकते। तो इससे क्या है ना, हम लोग उनको अनइक्वली ट्रीट कर रहे हैं। तो जब तक हम उन्हें इक्वल ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक हमें जस्टिस भी नहीं मिलेगी। तो जो जस्टिस है और जो इक्वलिटी है, ये दोनों को ये दोनों ना इनसेपरेबल है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। जब हमें इक्वलिटी मिल जब हमें हमारे साथ इक्वल बिहेव किया जाएगा, तब हमें जस्टिस भी मिलेगी। तो जस्टिस मिल रही है तो कहीं ना कहीं हम उन्हें इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, उन्हें कॉलेज आने दे रहे हैं, या फिर ऐसे उन्हें स्कूल जाने दे रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इक्वलिटी और जस्टिस के अंदर में आती हैं। तो यहाँ से आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मुझसे कुछ इम्प्रूव करने, देन आई विल मेक श्योर टू इम्प्रूव द वीडियो डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।